ये गणित कक्षा 12 का सेट 2 चल रहा है और आज हम प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। किसी एक खंड को हल कीजिए। यानी इस प्रश्न में आपको 2 खंड दिए होंगे जिसमें से आपको केवल एक ही खंड हल करना है। तो हम इसका खंड देखते हैं। क समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो हमें ये तीनों समीकरण दिए गए हैं जिनको कि आव्यूह विधि से हल करना है। तो हमें पहला समीकरण दिया गया है यहाँ 3x - 2y + 3z = 8। तो इस समीकरण को लिख लेते हैं 3x - 2y + 3z = 8। दूसरा समीकरण है 2x + y - z = 1 और तीसरा समीकरण है 4x - 3y + 2z = 4। और इन तीनों समीकरणों को हम ax = b की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा, ये आव्यूह बनेगा, x के गुणांक लेंगे पहले कॉलम में 3, 2, 4 और दूसरे कॉलम में -2, 1 और -3 और यहाँ तीसरे कॉलम में 3, -1 और 2 और x यानी यहाँ वेरिएबल लिखे जाएंगे x, y, z बराबर b के स्थान पर यहाँ ये बराबर में जो दिए गए हैं ये लिखे जाएंगे। अब हमें यदि ये वेरिएबल निकालने हैं तो a को जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। यानी हमें अब पहले a इनवर्स ज्ञात करना है। तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हम a बराबर लिखते हैं। तो a बराबर हो जाएगा, ये जो हमें यहाँ साइड आव्यूह दिया गया है 3, 2, 4 -2, 1 -3, 3 -1 और 2। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मॉड ए ज्ञात करते हैं और इसे साइड की तरह हल करते हैं। तो ये है, यहाँ 3 लिया जाएगा और इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का गुणा 2 में -3 और -1 का गुणा करने पर ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पहला जब हमने 3 उतारा था तो प्लस लेते हैं और यहाँ दूसरा जब उतारेंगे तो यहाँ माइनस लेंगे -2 और अब इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे। 2 का गुणा 2 में करने पर 4 -4 का गुणा -1 में करने पर -4 प्लस ये यहाँ अब उतारेंगे 3 और इस 3 के सामने की रो और कॉलम को छोड़ देंगे। 2 का गुणा -3 में करने पर ये -6 और 4 का गुणा 1 में करने पर ये 4। तो ये हो जाएगा मॉड a बराबर 3 ब्रैकेट में -1 और ये हो जाएगा +2 ब्रैकेट में ये 8 हो जाएगा, 4 और 4 यहाँ 3 और यहाँ -10 हो जाएगा। तो मॉड a बराबर हो जाएगा -3 + 16 और -30 या ये जब 33 माइनस के होंगे और +16 यानी -17। अब हम ज्ञात करते हैं एडजॉइंट a। उसके लिए पहले हम निकालेंगे a 1, 1
यानी पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो ये बचेगा, यानी ये यही आएगा 2 माइनस 3 और ये हो जाएगा -1। उसके बाद पहली रो और दूसरा कॉलम A12 निकालेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे तो ये और ये बचेंगे, और जो कि यहाँ जो ब्रैकेट में होता है वही आता है, तो ये आएगा यहाँ पर आपका 4 माइनस 4 बराबर 8। और जब A13 ज्ञात करेंगे तो ये -6 और -4 ही आएगा और ये हो जाएगा -10। अब हम ज्ञात करेंगे A21, तो दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ने पर -2 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस, और दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ दिया था तो -3 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, और ये बचेगा +9 में से -4 जाएंगे तो 5। A22, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 3 दूनी 6 -4 तिया 12 और ये बचेगा -6। A23, दूसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं, -3 का गुणा 3 में करने पर -9, -4 का गुणा 2 में करने पर -8 और ये मिलेगा हमको -1। आगे A33, तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे तो ये -2 और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा +2, और 1 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -3, तो ये मिलेगा हमें -1। A32, तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 3 का गुणा -1 में -3 माइनस, और तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये -3 और ये 3 दूनी 6 और ये मिलेगा -9। आगे ज्ञात करेंगे A33, तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़ देते हैं, 3 एकम 3 -2 दूनी ये -4 और +4 और 3 ये हो जाएगा 7। अब क्या करते हैं कि हम इन सब के साइन चेंज करते हैं। तो वैसे यहाँ देखते हैं कि यदि ये सम है तो प्लस से गुणा होगा, और यदि इन दोनों का योग विषम है तो माइनस से गुणा होगा। लेकिन जब 3/3 का अवयव होता है तो हम सीधे प्लस से शुरू करते हैं और प्लस माइनस करते चले जाते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस का, इसमें माइनस का, इसमें प्लस का, इसमें माइनस का, इसमें प्लस का, इसमें माइनस का, इसमें प्लस का, इसमें माइनस का और इसमें प्लस का। तो आइए देखते हैं, जब हम एडजॉइंट ए लिखते हैं तो यही जो रो होती हैं इनको कॉलम में लिखा जाता है। तो पहले ये प्लस माइनस ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस का गुणा यहाँ होगा तो ये -8 हो गया, और ये प्लस माइनस ये भी यहाँ -10 रहेगा। दूसरी ये जो रो है ये दूसरा कॉलम बनेगा, तो ये माइनस का गुणा यहाँ 5 में करेंगे तो -5, और ये प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो भी -6, और माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो ये +1, प्लस का गुणा यहाँ माइनस में करेंगे तो -1, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो +9, और प्लस का गुणा यहाँ प्लस में करेंगे तो +7। ये मिला हमको एडजॉइंट ए। अब ज्ञात करते हैं ए इनवर्स। फॉर्मूला होता है इसका 1/mod A इंटू
एडजॉइंट ए, यानी ये हो जाएगा 1/-17 और ये -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और ये 7। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं जो कि यहाँ लिखा था x बराबर a इनवर्स b, तो यही a इनवर्स का मान हम लगा लेते हैं। तो ये था x बराबर a इनवर्स b, तो x के स्थान पर x बाई जेड बराबर a इनवर्स की वैल्यू लगाते हैं 1/-17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7। यहाँ b का मान लगाते हैं, तो b का मान था हमारा 8 1 और 4, 8 1 और 4, तो ये हो जाएगा x बाई जेड बराबर 1/-17 और गुणा करेंगे यहाँ इस पहली रो का पहले कॉलम में है, तो -1 का गुणा -8 में +8 में करने पर -8, -5 का गुणा 1 में करेंगे -5 और -1 का गुणा 4 में करेंगे -4। अब इस दूसरी रो का गुणा करते हैं, -8 का गुणा 8 में करने पर -64, -6 का गुणा 1 में करने पर -6 और 9 का गुणा 4 में करने पर 36, -10 का गुणा 8 में करने पर ये -80 और 1 का गुणा 1 में करने पर ये 1 और 7 का गुणा 4 में करने पर ये 28। ये हो जाएगा x बाई जेड बराबर 1/-17 और इसे टोटल करेंगे -8 -5 और -4 -17 और ये हो जाएगा, ये यहाँ +30 और -64 यानी -34, -80 और +29 हो जाएगा यानी ये -51 हो जाएगा। तो ये मिलेगा x बाई जेड बराबर, जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका तो ये हो जाएगा -17/-17 और दूसरे में करेंगे तो -34/-17 और जब तीसरे में करेंगे तो -51/-17 और इन सबको काट के अब यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये 1, ये 2 बार और ये 3 बार, तो अतः इन समीकरणों का जो हल होगा, यहाँ x बराबर 1 और y बराबर यहाँ से 2 और z बराबर 3, यही इस समीकरण निकाय का क्या होगा, हल होगा। ये प्रश्न संख्या 8 है। किसी एक खंड को हल कीजिए। इस प्रश्न में भी आपको 2 खंड मिलेंगे जिसमें से कोई एक हल करना होगा। तो देखते हैं इसका क खंड। z बराबर 8000x प्लस 12000y का निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। जबकि पहला अवरोध दिया है 9x प्लस 12y इज लेस देन इक्वल टू 180
दूसरा दिया है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। तीसरा दिया है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30। और चौथा दिया है x इज ग्रेटर देन 0। और पांचवा दिया है y इज ग्रेटर देन 0। तो हम इन अवरोधों के सापेक्ष पहले समीकरण लिखते हैं। तो पहले अवरोध के सापेक्ष जो समीकरण बनेगा वो बनेगा 9x प्लस 12y इक्वल टू 180। और हम देखते हैं कि ये जो रेखा है x अक्ष को कहाँ काटेगी और y अक्ष को कहाँ काटेगी। तो यदि मैं यहाँ x बराबर 0 रखता हूँ तो मुझे 12y बराबर 180 या y बराबर 15 मिलेगा। तो ये जो हम मुझे कोऑर्डिनेट मिलेंगे y अक्ष के, ये 0,15 होंगे। और यदि मैं इस समीकरण में y के स्थान पर 0 रखता हूं तो 9x बराबर 180 और यहाँ से x बराबर 20 मिलेगा। यानी जो x अक्ष के कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो 20,0 होंगे। और यहाँ मैं अब समीकरण ये 1 था और इस दूसरे अवरोध के सापेक्ष दूसरा समीकरण लिखता हूँ 3x प्लस 4y बराबर 60। इसमें पहले मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो y बराबर 4y बराबर 60 से y बराबर 15, यानी y अक्ष के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,15 होंगे। और यदि मैं यहाँ y बराबर 0 रखता हूँ तो x बराबर मुझे 3x बराबर 60 से 20 मिलेगा, यानी ये 20,0 होंगे। यानी ये दोनों ही जो समीकरण हैं वो एक ही रेखा के समीकरण हैं, या ये कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समपाती होंगी। आगे समीकरण नंबर 3 बनाता हूं इस अवरोध के सापेक्ष। तो ये मिलेगा x प्लस 3y बराबर 30। तो यहां से x बराबर 0 रखते हैं, y बराबर मिलेगा 3y बराबर 30 यानी 10 और y अक्ष के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 0,10। जब मैं y बराबर 0 रखता हूं तो यहाँ मुझे x बराबर 30 मिलेगा और x अक्ष के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 30,0। तो आइए इन तीनों रेखाओं को मैं ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। और यहां मैं लिख लेता हूं, ये मान लीजिए 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है और ये 30 है। इधर ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। तो हम यहाँ इस पहली रेखा को देखते हैं, ये 0,15 यानी यहाँ से ये है 0,15 और 20,0 यानी यहाँ। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है तो ये कुछ इस तरह जाएगी। और अगली रेखा ये भी 0,15 और 20,0 से होके जाती है, तो ये रेखा भी इसी रेखा के संपाती होगी, तो ऐसे ही जाएगी और इसके भी निर्देशांक यही होंगे। उसके बाद ये x प्लस 3y बराबर 30, ये 0,10 यानी यहां से होके जाती है
और 30,0 और यहाँ से होके जाती है। तो ये कुछ इस तरह से जाएगी। तो इसके जो निर्देशांक होंगे यहाँ 0,10 और यहाँ होंगे 30,0 और हमें ये वाले कोऑर्डिनेट भी ज्ञात करने होंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इन सब का जो उभयनिष्ठ हल है उसको देखता हूँ। 9x प्लस 12y बराबर 180। यदि मैं यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें रखता हूँ तो 9 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0, या मैं यहाँ इस अवरोध में रखता हूँ तो 0 प्लस 0, तो 0 इज लेस देन 180 मिलेगा। यानी ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 180 है, ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी ये सत्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अवरोध के जो हल होंगे यहाँ अगर इक्वल टू है तो इस रेखा पर भी होंगे और इस रेखा के मूल बिंदु की ओर होंगे केवल। इसी प्रकार जब मैं यहाँ 0 और 0 लगा के देखता हूँ तो मुझे मिलेगा 0 इज लेस देन 60, जो कि सत्य है। तो इस अवरोध के जो हल होंगे वो भी इसी रेखा पर होंगे जो रेड कलर की है और इस मूल बिंदु की ओर होंगे। इस अवरोध में जब मैं 0 और 0 लगाऊंगा तो ये 0 इज लेस देन 30 मिलेगा, जो कि सत्य है। अगर ये सत्य नहीं होता तो मूल बिंदु की ओर न होके ये सब बाहर की ओर होते इसके हल। तो यहाँ ये मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, तो मूल बिंदु की ओर इसके हल होंगे। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि ये जो बाई अक्ष के दाईं ओर यानी धनात्मक भाग की ओर होंगे, इधर नहीं जाएंगे। और y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता है कि ये x अक्ष के ऊपर होंगे, नीचे नहीं होंगे। तो हम एक ऐसा ही एरिया यहाँ सेट करेंगे जो इन सभी का कॉमन होगा, यानी इन दोनों लाइन के तो वो इधर होगा, इस सफेद लाइन के वो इधर होगा, इस बाई अक्ष के इधर होगा और इस एक्स अक्ष के ऊपर होगा। तो कुछ इस तरह से ये एरिया यहाँ शेड होगा। ये जो भाग आपको दिख रहा है मैंने जो शेड किया है ये एक्स और वाई अक्ष के नीचे नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इस छायांकित भाग के कोणीय बिंदु निकालते हैं। तो देखिए एक तो यहाँ 0,0 मिले मुझे और एक यहाँ 0,10 मिले, एक यहाँ ये कोना मिला 20,0 का और एक ये वाला कोना अभी हमने ज्ञात नहीं किया। तो इस कोने को ज्ञात करने के लिए मुझे ये वाली रेखा कोई दोनों में से एक और इस रेखा के जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वही ये कोणीय बिंदु होंगे। तो देखिए इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक रेखा ले लेते हैं, जैसे 3x प्लस 4y बराबर ये 60 है और ये वाली जो रेखा है ये थी हमारी x प्लस 3y बराबर 30। तो मैं यहाँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ पहले से ही। तो ये 3x हो जाएगा और यहाँ 3 से करेंगे तो ये 9y हो जाएगा और यहाँ 3 से करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। दोनों को घटाते हैं, ये बचेगा माइनस के 5y, यहाँ माइनस आएगा और ये बचेगा माइनस के 30, यानी y की जो वैल्यू होगी यहाँ वो 6 होगी। x का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए इस y को मान को हम किसी भी समीकरण में लगा देते हैं। यदि यहाँ लगाएंगे तो x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 6 बराबर 30, तो x बराबर आएगा 30 माइनस 18 या x बराबर 12, यानी यहाँ 12 मान होगा। तो अब ये जो चौथे कोणीय बिंदु हैं ये 12,6 होंगे।
अब हम देखते हैं कि ये z का सबसे अधिकतम मान इन चारों में से मुझे कौन से बिंदु पर प्राप्त होता है। तो मुझे दिया है z बराबर 8000x प्लस 12000y। तो सबसे पहले मैं 0,0 पर चेक करूंगा तो मुझे z का मान 0 ही मिलेगा, और मैं जब 0,10 पर चेक करूंगा तो यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 10 लगाएंगे तो ये 1,20,000 होगा। यानी ये मिला मुझे 1,20,000। और फिर मैं जब 20,0 चेक करूंगा तो ये मिलेगा मुझे यहाँ 20 गुणा 8000 प्लस y का मान 0, तो ये हो जाएगा 1,60,000। और मैं यहाँ जब 12,6 पर चेक करूंगा तो ये मिलेगा मुझे 8000 गुणा 12 प्लस 12,000 गुणा 6, यानी 96,000 प्लस 72,000। और मैं दोनों को यदि ऐड करूंगा तो ये मिलेगा 1,68,000। तो इन चारों में बाई जो z का अधिकतम मान है वो पूछा गया है कि कौन सा होगा। तो हमें पता है इन चारों में सबसे अधिकतम मान है 1,68,000, जो कि इस सवाल का सही आंसर होगा। ये प्रश्न संख्या 9 है। किसी एक खंड को हल कीजिए। इस प्रश्न में हमको 2 खंड दिए होंगे प्रश्न पत्र में, जिसमें से हमको केवल एक खंड हल करना होगा। तो हम यहाँ पर केवल एक ही खंड करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log बेस e और ये साइन x इंटू dx, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये होगा आगे i बराबर वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, फंक्शन ऑफ x 0 से a दिया हो dx, तो यहाँ x के स्थान पर यदि a माइनस एक्स रख दिया जाता है तो फंक्शन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये हो जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, यहाँ बेस ई है, यदि मैं नहीं भी लिखता हूँ तो भी आप बेस ई ही समझना, साइन π/2 माइनस एक्स। और आगे होगा ये i बराबर इंटीग्रेशन π/2 log साइन 90 माइनस थीटा, यानी cos थीटा होता है, cos x इंटू डी एक्स, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे। तो ये मिलेगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन x प्लस log cos x इंटू डी एक्स। log साइन x और log cos x को यहाँ ऐड कर दिया गया है। ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन π/2। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि log m प्लस log n, जनरली बेस ई ही होता है यहाँ भी, तो ये हो जाता है log m इंटू n। तो कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा log m इंटू n करेंगे तो साइन x इंटू कॉस x
इंटू डी एक्स। मैं क्या करता हूँ, इसे 2 sin a इंटू कॉस ए में बदलने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 का कर देता हूँ डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 sin a इंटू कॉस ए साइन 2a होता है, यानी साइन 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब एक फार्मूला लॉग में ये भी होता है कि log m अपॉन n बराबर हो, तो इसको लिख सकते हैं हम log m माइनस log n। इसी फॉर्मूले को लगाते हैं तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, तो पहले हो जाएगा ये log m इंटू डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 2 log और n के स्थान पर यहाँ 2। मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ मान लेता हूँ मैं कि ये जो 2x है ये बराबर है t के। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहाँ से 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1 या डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2। और जब हम इस t के हिसाब से लिमिट को चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब यहाँ x बराबर 0 था तो t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x के स्थान पर 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0 ही मिलेगा। और जब हमारा x बराबर यहाँ पाई बाई 2 थी लिमिट, और मुझे t बराबर क्या मिलेगा, जब मैं यहाँ पाई बाई 2 रखूँगा तो 2 इंटू पाई बाई 2 ये पाई हो जाएगा। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 2i बराबर इंटीग्रेशन, और यहाँ जो लिमिट थी 0 वो तो 0 है, और जो पाई बाई 2 थी वो पाई में बदल गई, और ये हो जाएगा log साइन t और dx के स्थान पर dt अपॉन 2 माइनस यहाँ से log 2 कॉमन है, ये मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। यहाँ हम एक प्रॉपर्टी समझते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से लिमिट 2a हो और फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स हो, तो इसको लिखा जा सकता है 2 कॉमन ऊपर से और 0 से a फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, यदि फंक्शन ऑफ x बराबर हो फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स के। यानी ये प्रॉपर्टी हम तभी लगा सकते हैं जब इस 2a को यदि x के स्थान पर रख दिया जाता है तो फंक्शन में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो देखिए, जब हम यहाँ t के स्थान पर पाई माइनस टी करेंगे तो ये साइन पाई माइनस टी बनेगा, या साइन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, जो कि साइन थीटा ही होता है। यानी इसके मान में यहाँ x के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए हम यहाँ इंटीग्रेशन की ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2i बराबर, और ये 1/2 यहाँ से मैं लिख रहा हूँ आगे, और इस 2a का मतलब यहाँ 2a बराबर पाई है, और मैं यदि इसमें से 2 लेता हूँ तो यहाँ ये पाई बाई 2 बच जाएगा। पाई में से मैंने 2 कॉमन लिया है तो पाई बाई 2, और ये लिमिट 0 है, ये हो जाएगा log और
ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, साइन टी इंटू डी टी माइनस लॉग और 1 का यहाँ इंटीग्रेशन x लिमिट 0 से π/2। ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल। मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी और लगाऊंगा जो कि होती है कि यदि लिमिट a से b हो, फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स हो, तो इसे लिखा जा सकता है लिमिट a से b फंक्शन ऑफ t इंटू डी टी। यानी यदि आप फंक्शन में x के स्थान पर कोई दूसरा वेरिएबल रखते हैं तो dx के स्थान पर उसी वेरिएबल के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो जाएगा और समाकलन के मान पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं यहाँ इस t को यदि x लिखूंगा तो ये dt dx में बदल जाएगी। तो ये मिलेगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 log साइन x इंटू डी एक्स माइनस लॉग, ये यहाँ 2 है और पहले अपर लिमिट लगाएंगे π/2 माइनस 0। तो 2i बराबर, इस मान को यदि हम गौर से देखें तो ये जो मान है ये मान इस i के बराबर है। लिमिट 0 से π/2 है और log sin x इंटू डी एक्स जो कि समीकरण 1 के बराबर है। तो मैं यहाँ इसके स्थान पर i लिख सकता हूँ माइनस log 2 और ये मिलेगा मुझको π/2। i को जब इधर i से माइनस करेंगे तो ये i रह जाएगा, ये होगा माइनस के π/2 log 2 जो कि इस सवाल का फाइनल आंसर होगा।